बेटा चेक करो, आवाज आ रही है क्या? एक बार फटाफट से चेक करिए। गुड आफ्टरनून सबको। चेक करिए बेटा। प्रणाम सबको। यस यस यस। सर्दी नहीं हो गया बेटा, आवाज बैठ गई है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। आज पढ़ेंगे हम। यस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं, दिख रहा है? ठीक है, हाँ। एक सेकंड दे दो बस मुझे। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट में बस। अब बता दो फटाफट से, चैट में आवाज आ रही है? लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार बता दो। फटाफट से बताओ बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार चैट में यस ओके लिख दो। लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। हाँ, एक प्लांट के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हुए, ठीक है। स्टार्ट करें। सदाबहार, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चे ये फील करते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आसान चैप्टर है, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते, ये मुश्किल बात है, ये सच है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। दूसरी चीज बेटा, आप में से कितने बच्चों को प्लांट किंगडम के लिए कोई वर्कशीट चाहिए? मैंने एक वर्कशीट दी थी आपको, वर्कशीट 1। क्या वर्कशीट 2 चाहिए आपको? आपके बैच में अपलोड हो जाएगी, तुरंत से बताओ, जल्दी बताओ बेटा। वर्कशीट 2 चाहिए? बैच में अपलोड हो चुकी है? यस यस यस। और प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया था इस बार, प्लांट किंगडम बढ़िया आया था। वर्कशीट 1 कहां है? कैसा सवाल है ये? ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने क्या किया है, अभी आपके बैच में अपलोड करवा दी है। उसके साथ साथ संकल्प भारत के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जस्ट डाली है, चेक भी कर लो, मिल जाएगी पीडीएफ। बेटा डीपीपी सॉल्यूशन कल लास्ट, उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा। बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम दोनों दे दूंगा। जिन बच्चों के प्लांट किंगडम में क्वेश्चन कम आए, एक बार फिर से रिवाइज करके मेरे कहने से वर्कशीट सॉल्व कर लो, आपको मार्क्स इंप्रूव होते दिख जाएंगे। जिसका प्लांट किंगडम में बैकलॉग है, क्या इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं? 100%, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बायोमोलिक्यूल वन शॉट 2-3 दिन के बाद ही करूंगा, तो गले की हालत देख। हाँ, डीपीवी सॉल्यूशन में कल कर दूंगा, कल शायद आपका ऑफ है किसी तरीके का, ठीक है।
मिल गई भाई? किसी को वर्कशीट? जस्ट अभी डाल दिए मैंने। किसको किसको मिली? यस सर। तो वर्कशीट 2 है और आपके ऐप पे भी आ गई है। वर्कशीट 1 अगर आपको नहीं मिली थी तो मैं टेलीग्राम पे फिर से डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मैं एक चीज आपको बताता हूं। एक टाइम था जब नीट में बायो की कट ऑफ बोला जाता था कि अगर आपके 295, 300, 305 नंबर आते हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। पूरा ध्यान मेरी तरफ देना, मैं चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक टाइम था बेटा जब बायो में बोला जाता था कि अगर मेरे 300 नंबर बायो में आ जाए और 140 नंबर केमिस्ट्री में आ जाए और 100 नंबर या 110 नंबर फिजिक्स में आ जाए तो उतने में कॉलेज भी मिलता था और सिलेक्शन हो जाता था। उस समय इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते थे और वो जो क्वेश्चंस आते थे, 4 क्वेश्चन, वो अच्छे क्वेश्चन आते थे। बच्चे कर नहीं पाते थे और बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि वो जिन बड़ी कोचिंग्स में पढ़ते हैं वहां लगभग मॉर्फोलॉजी के 700 एग्जाम्पल उन्हें लिखवाए जाते थे और उसमें से क्वेश्चन बनते थे। वो मॉर्फोलॉजी को दिन रात रटते रहते थे। सेम चीज उनके साथ होती थी एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में भी वो रटते रहते थे एग्जाम्पल्स को। जैसे आप बताइए मुझे जरा, क्या प्लांट किंगडम एकदम मक्खन की तरह गया आराम से? क्वेश्चन भी बन रहे हैं, एग्जाम्पल भी याद है। क्या तुम्हें लग रहा है निमोनिक्स बनाना चाहिए? बताओ मुझे ईमानदारी से, बोलो बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हें लग रहा है कि निमोनिक्स बनाने चाहिए? नहीं बनाने चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी मैं बनाऊंगा, अभी नहीं। निमोनिक्स क्या होता है? शॉर्ट में नाम। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इस चैप्टर को भी बिल्कुल वैसे लेके चलेंगे और आपको एकदम दिमाग में इसको प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। पर मेरा एक पैटर्न है पढ़ाने का, इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली क्या होता है, इस चैप्टर को जब क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, तो मैं एक बार जरा टॉपिक दिखाता हूं इसमें क्या है। ये चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है बेटा चैप्टर का नाम। इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम चैप्टर का नाम रख रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। टॉपिक जो है बेटा हमारे पास जो पढ़ाए जाते हैं, एक पढ़ाया जाता है इसमें रूट, एक पढ़ाया जाता है मेरे पास स्टेम और एक पढ़ाया जाता है लीफ। इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडिफिकेशन के आते हैं। स्टेम की मॉडिफिकेशन, रूट की मॉडिफिकेशन, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, जब 4 क्वेश्चन आते थे, इतने पार्ट से आते थे लगभग 3 क्वेश्चन और इतने पार्ट से लगभग 1 क्वेश्चन आता था। तो इसी वजह से अब देखो मैं आपको समझाता हूं। जब मॉर्फोलॉजी से 4 क्वेश्चन आते थे, 16 नंबर का चैप्टर हुआ करता था, ये 16 का और यही 16 मार्क्स का होता था एनिमल किंगडम। तो इसमें से 3 क्वेश्चन लगभग इस पार्ट से आते थे और 1 क्वेश्चन यहां से आता था। रूट स्टेम लीफ से बेटा 1 क्वेश्चन आता था और वो भी मॉडिफिकेशन का आता था। हमने क्या सोचा, क्यों ना इस पार्ट को पहले पढ़ा दें, क्योंकि ये वाला पार्ट सभी बच्चों को याद हो जाता था। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट सभी बच्चों को आसानी से याद हो जाता था। कौन सा पार्ट? ये वाला। ये वाला उन्हें याद नहीं होता था। तो जो याद नहीं होता था आसानी से, उसको पहले करेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा इस साल भी 2 क्वेश्चन आए और आप आसानी से कर ले जाओगे। तो बिल्कुल हमें कैसे लेकर चलना है बेटा? हमें ऐसे लेकर चलना है कि इस चैप्टर के जो मेन पार्ट हैं, जैसे कि इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड फैमिलीज, इनको पहले पढ़ेंगे। रूट स्टेम लीफ को बाद में पढ़ेंगे और इन पर ज्यादा फोकस रखेंगे मॉडिफिकेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो बताओ जल्दी से। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से कर लेते हो तो आपको सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। याद कैसे होगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 700 एग्जाम्पल नहीं लिखवाऊंगा,
मैं जितना कराऊंगा उसी में आपको चीजों को करना पड़ेगा। पर मैं जैसे जैसे बोलूंगा इस चैप्टर को कर ले जाओगे, और बाई चांस जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर मुश्किल आया, अगर मुश्किल आता है तो मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो आप उस चीज के लिए भी तैयार रहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें बेटा चाहे आसान पेपर आ जाए चाहे मुश्किल आ जाए, तुम्हारा स्कोर बाकियों से ज्यादा आएगा। ईमानदारी से सिर्फ फॉलो करो जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? तो आज का जो टॉपिक हम लोग लेंगे ना, हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे और फ्लावर पढ़ेंगे। क्या ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, चले? ठीक है, तो हमें क्या समझ में आई कि जब 4 क्वेश्चन आते थे तब 3 इससे आते थे, 1 इससे आते थे, तो पहले अपने ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है सर, क्या बेसिक से पढ़ाओगे? यस 100%। क्या हमें कुछ नहीं आता तो कुछ चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। मॉर्फो हमने समझी हुई है, याद नहीं होती, वही करा दूंगा तुझे। ठीक है, डन है? हाँ, क्या नोट्स इनफ रहेंगे? यस सर। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको मॉर्फोलॉजी आ जाती है। अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं जहां पर उस बच्चे को मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, आप जाकर पूछिएगा कि उसको मॉर्फोलॉजी कितनी आती है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको अलग लेवल फील होगा कि यार मुझे उससे इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गई। ऐसा आपको धीरे धीरे हर एक बायो के चैप्टर में रियल में फील होने वाला है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम बताओ क्या? पहले चलो स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले अपने को बताना है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है बेटा? बताओ जल्दी से। मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में क्या है? हमें स्टडी है एक्सटर्नल कैरेक्टर की। स्टडी होती है किसकी? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फीचर की। फीचर या कैरेक्टर, उसको अपने मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल कैरेक्टर या फीचर का मतलब क्या हो गया? हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, और लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, और अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं यहां पर इस चैप्टर में किसकी बात करूंगा बेटा? बता। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब मैं किसकी बात करने वाला हूं? इन दिस चैप्टर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। हमने बोला भी था लास्ट चैप्टर में कि एंजियोस्पर्म के लिए अलग ही चैप्टर है। इन दिस चैप्टर हम किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? एंजियोस्पर्म की स्टडी करने वाले हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुन ध्यान से बेटा। मैंने क्या किया है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट बना दिया। अभी लिखना है नहीं, एक नॉर्मल एंजियोस्पर्म प्लांट बना दिया है। ध्यान से देखते चलियो मैं क्या क्या बता रहा हूं बेटा तेरे को। मुझे बताइए ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ये क्या है मेरे पास? सर ये स्टेम है। ये क्या है पूरा? ये सर लीफ है। ये क्या है मेरे पास? रूट है। अब क्या होगा, यहां पर मेरे पास ऐसे फ्लावर बन सकता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? फ्लावर हो गया। ठीक है, यहां पर मेरे पास ये फ्रूट लगे हुए हैं। ये फ्रूट है मेरे पास। तो मैंने एक नॉर्मल आपको क्या बताया? एक एंजियोस्पर्म प्लांट बताया। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। प्लांट के टॉप पर जहां से लीफ बनती है उसे अपने क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं।
बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कैसा दिखता है, देख बेटा, ऐसे कुछ डिवाइडिंग सेल होते हैं, उसके चारों तरफ लीफ जैसा ऐसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, उसे अपने क्या नाम देते हैं, बड। क्या नाम देते हैं, बड। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसे बड बोलते हैं, जो टॉप पर होता है। अब जहां पर ध्यान से देख बच्चे, ये जो जगह है जहां पर लीफ डेवलप करती है, ये इस जगह को अपने क्या बोलते हैं, नोड। इसको अपने क्या बोलेंगे, नोड। इसको अपने क्या बोलेंगे, नोड। सही है, इसको अपने क्या बोलेंगे, नोड। नोड, दो नोड के बीच की जगह को क्या बोलोगे, इंटरनोड। यहां तक समझ में आ रही है। एक नॉर्मल प्लांट दिखा रहा हूं, उसके टॉप पर ये बड है, ठीक है सर, ये फ्लावर बना हुआ है, ये फ्रूट बना हुआ है, ये मेरे पास लीफ है। देख दे ध्यान से बेटा, लीफ किस पे डेवलप हुई है, नोड पर। ये जगह नोड है, दो नोड के बीच के गैप को इंटरनोड कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही है। अब मैं जब बात करता हूं मॉर्फोलॉजी की, ध्यान से सुनिए बेटा, जब मैं बात करता हूं प्लांट के स्ट्रक्चर की, तो मैं क्या लिखूंगा, जो एंजियोस्पर्म है हमारे पास, एंजियोस्पर्म है, उसको दो तरीके से क्लासिफाई करता हूं। ए, उसका मैं एक लिखता हूं वेजिटेटिव पार्ट। सब बच्चों को यह पता है व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट, बता बेटा। अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। वेजिटेटिव पार्ट पता है, यस और नो, बता जल्दी से। वेजिटेटिव पार्ट वो होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन में, उसको अपने क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव पार्ट देते हैं। वेजिटेटिव पार्ट में आ जाएगा रूट, स्टेम एंड लीफ। दूसरा, फिर हम नाम देंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट वो है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है, रिप्रोडक्शन में। कौन कौन आएगा बता जल्दी से बेटा इसमें। इसमें अपने पास कौन कौन आएगा, इसमें अपने पास आ जाएगा फ्रूट, फ्लावर, सीड, ये आ जाएगा। तो एंजियोस्पर्म की पहली क्लासिफिकेशन ये है। हम उसमें जो एंजियोस्पर्म में जो प्लांट है, प्लांट के पार्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं हम, उसके पार्ट को हमने क्लासिफाई कर दिया। ऐसे ऐसे ही मैं दोबारा कर सकता हूं, ध्यान से देख बेटा। एंजियोस्पर्म जो है उसके प्लांट के पार्ट को फिर से क्लासिफाई कर सकता हूं। उसको क्या कर सकता हूं, प्लांट का जो पार्ट है उनको क्लासिफाई कर सकता हूं, फिर से क्लासिफाई कर सकता हूं। कैसे, एक में लिख सकता हूं एरियल पार्ट। एरियल, एरियल वो होता है जो हवा में हो, तो उसमें आ जाएगा स्टेम, इधर देख बेटा, उसमें आ जाएगा स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। क्या फ्लावर जमीन के नीचे होते हैं, यस और नो। और फिर आ जाएगा अंडरग्राउंड पार्ट। तो अंडरग्राउंड पार्ट में कौन आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक क्लासिफिकेशन ये है और दूसरी क्लासिफिकेशन ये है। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा। मैं आपको जरा कुछ चीजें दिखा देता हूं, ध्यान से सुन, कुछ चीजें दिखा देता हूं बेटा। डायग्राम बनाना है, यस सर। क्या रिपीट करूं यार, छोटा बच्चा है तो। मैंने क्या बोला है, मॉर्फोलॉजी जो है स्टडी है एक्सटर्नल फीचर की। फ्लावरिंग प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है ना, यस सर। नोट करने का टाइम दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया है। एंजियोस्पर्म को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। एंजियोस्पर्म को नहीं, मैंने पार्ट्स ऑफ प्लांट को क्लासिफाई किया है। कैसे क्लासिफाई किया है,
एक वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट में, दो सेकंड कैसे किया है, एरियल, एरियल मतलब हवा में, एंड अंडरग्राउंड में। यहां तक क्लासिफाई किया है सर, यहां तक आसान है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर देख, मेरी बात सुन, तेरे को नोड इंटरनोड समझा देता हूं। पहले इधर मेरी तरफ देख, ये फ्लावर दे, प्लांट दिख रहा है तुझे, ये प्लांट दिख रहा है, यस और नो मुझे बता, दिख रहा है भाई? इधर देख ध्यान से, ये लीफ दिख रही है, ये लीफ, इसे कह रहे हैं नोड, इसे क्या कह रहे हैं, नोड। ये वाली लीफ जहां लगी हुई है ये, इसे भी क्या कह रहे हैं, नोड। देख ले, सही है? अब ध्यान से देख जो मैं दिखा रहा हूं तुझे, ये लीफ और ये नोड है, यहां पर बड निकल के आ रही है, ये बड दिख रही है तेरे को, मेरी तरफ देख, ये बड दिख रही है, ये लीफ है, ये स्टेम है, ये बड दिख रही है, ये, हाँ या ना? बोल, इधर देख ध्यान से, ये तेरे पास लीफ है, ये लीफ है, तो ये गैप को क्या बोलेगा, इंटरनोड। ये क्या है, इधर देख, ये नोड है, ये नोड है, यहां लीफ है, यहां लीफ है, तो अगर ये नोड है, ये नोड है, तो बीच के गैप को क्या बोलेगा, इंटरनोड। और दोबारा देख, इस लीफ और इस स्टेम पे यहां बीच में बड आ रही है, इसे एक्सिलरी बड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड। और ऊपर भी बड आएंगी, यस सर। बोल जल्दी से, नोड समझ में आई? अरे नोड समझ में आई? ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करें। इधर देख, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि जैसे ये देख, जैसे ये क्या है, ये जगह कौन सी है सर, ये नोड है, ये नोड है, ये क्या है, ये यहां पर क्या थी, यहां पर लीफ थी ऐसे, हाँ सर लीफ थी, तो यहां पर बड जैसा कुछ बना हुआ था, ऐसा, ऐसे बड बनी हुई थी। तो ये जो जगह होती है, ये जगह देख कैसे, ये स्टेम और लीफ की ये जो जगह होती है, इसे कहते हैं लीफ एक्सिल। क्या बोलते हैं, लीफ एक्सिल। तो इस बड का नाम क्या होगा, एक्सिलरी बड। और ये जो टॉप पर है, ये कौन सी बड है, एपिकल। एपिकल का मतलब होता है टॉप पर। आ रही है समझ? अब देख ध्यान से, मैं दिखाता हूं तुझे, मैंने चले एक लीफ हटा दी, इधर देख ध्यान से, मेरी तरफ देख ध्यान से, ये लीफ है, हाँ सर, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये बड दिख रही है तुझे, और ये जगह क्या है, नोड। ये देख, ये नोड है, इस नोड पर लीफ आ रखी है, यहां नोड है, ये दो लीफ दिख रही है तुझे, ये देख, ये नोड है, इस पर लीफ है, ये नोड है, इस पर ये लीफ है, दिख रहा है, हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बात करेंगे, पर तुझे मेरी बात सुन ध्यान से, तुझे स्टेम समझ में आती है? तुझे कुछ टर्म्स बताऊंगा, तुझे स्टेम समझ में आती है? यस सर। तो मैं तुझे कुछ टर्म्स बताऊंगा ताकि हम आगे चल सके। कुछ टर्म्स बतानी जरूरी है तुम्हें ताकि चीजें समझ सको। कुछ शब्द, टर्म्स का मतलब होता है शब्द, मुझे बताना। नोड तुम्हें समझाना है, मुझे इंटरनोड समझाना है, तुम्हें एपिकल बड समझानी है, पहले थोड़ा सा समझा दो इनको, तुम्हें एक्सिलरी बड समझानी है, तुम्हें ब्रांच समझानी है क्या होती है, तुम्हें शूट शब्द का मतलब समझाना है। ठीक है,
तुम्हें एक्रोपीटल का मतलब समझाना है, तुम्हें बेसिपीटल का मतलब समझाना है। ये कुछ टर्म्स है जो तुम्हें समझानी है अभी मुझे। पहले इतना नोट कर लो, आगे चलेंगे फटाफट से। जल्दी करो बेटा, पहले लिखने दें सर। बिल्कुल लिखने दें। हाँ रुक जाना बेटा, ये वाला लिख लेना, ये तो समझ में आ गया है। पहली स्लाइड है ये पहली स्लाइड है, लिख लो। डायग्राम से समझा रहा हूं। लिख लिस, ये वाला लिख लो। अरे इसमें 2 लाइनें थी, क्या कर रहा है? ये वाला लिख जल्दी। जल्दी कर बेटा। हो गया? अरे लिख लिया? अभी 2 ही स्लाइड, प्रीवियस ईयर के नोट्स चल जाएंगे, चल सकते हैं। आ जाओ, आओ भाई। चित्रकार, ये वाला लिख लिया मेरे ख्याल से आपने। भाई वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? वो पार्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रूट, फ्लावर, सीड। एंजियोस्पर्म में प्लांट के जो पार्ट होते हैं उसको क्लासिफाई किया कैसे? हवा में मिलने वाले, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, आगे चलते हैं, इन टर्म्स को जरा समझते हैं। एक एक टर्म को समझते हुए चलते हैं। आप बताना कि आपको सारी बातें समझ आई कि नहीं। इधर देखो भाई, इधर देखो मेरी तरफ सारे। ये आपके पास एक प्लांट है, कृपया बोर्ड पर ध्यान दें। नहीं लिखा बेटा, इतनी देर में लिख लेना चाहिए था। इधर ध्यान दें मेरी तरफ। ये मेरे पास नोड है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस नोड पर लीफ है। ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, ये और छोटी है, और ये और छोटी है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पहले बनी थी, ये बाद में बनी थी। अब इस प्लांट के टॉप पर यहां पर एक बड जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एपिकल बड। सबसे पहले समझो बड क्या होता है, ध्यान से सुन बेटा, बड क्या होता है। पहले बड को समझ, अगर तू कुछ टर्म समझ लेगा तो तेरे लिए आसान रहेगा चीजें पढ़ना। देख इधर ध्यान दे, मान ले ये डिवाइडिंग सेल है, ये सारे डिवाइडिंग सेल हैं। इसको एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर, लीफ नहीं है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर ऐसे कवर करता है, ऐसे। इसको बड कहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये बड ग्रो करती है, जब ये बड ग्रो करती है तो और स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे ऐसे और स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे इस तरीके से। और
ये जो इनमें से कोई एक पार्ट है वो पीछे रह जाता है और नोड पर वो लीफ बना देता है ऐसे। मतलब क्या हुआ कि जब ये बड ऊपर ग्रो करेगी तो यहां अंदर से और ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आप कभी देखोगे बड तो आपको समझ में आएगा, किसी प्लांट के टॉप पर जाओगे तो आपको बड दिखेगी। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये पीछे छूट जाता है नोड पर और क्या बना देता है, लीफ बना देता है। तो मैंने क्या समझा यहां पर, समझ, जो टॉप पर होती है उसे क्या बोलते हैं, एपिकल बड बोलते हैं। एपिकल बड ऐसी दिखती है, ऐसी। एपिकल बड में ये डिवाइडिंग सेल है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर और बनते हैं, और जो यहां पर ये स्ट्रक्चर था ये पीछे लीफ बना देता है। तो एपिकल बड का क्या रोल है, रोल बता पाएगा कोई? एपिकल बड का रोल क्या है बता सकते हो? ये ग्रोथ कराती है और ये लीफ फॉर्म करती है। क्या करती है, लीफ फॉर्म करती है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अब आप ध्यान से सोचो, खुद से सोचो, ये जो लीफ थी कभी ये यहां पर थी, ये बड यहां थी, जब ये ऊपर चली गई तो ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर पीछे छूटते जाते हैं। इसीलिए ओल्ड लीफ नीचे है, ये कैसी लीफ है, ओल्ड लीफ है। ये कहां पर है, बेस पर। और ये अभी नई ताजी बनी है, ये कैसी लीफ है, यंग लीफ है। यंग का मतलब होता है अभी बनी है। तो हमारे पास एक और टर्म आ गई, टर्म का नाम है एक्रोपीटल। एक्रोपीटल का मतलब होता है ओल्ड का कहां होना, नीचे होना, एट बेस। अगर ओल्ड चीज नीचे है और यंग कहां पर है, टॉप पर है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्रोपीटल। ये समझ में आ गया? एक्रोपीटल समझ में आ गया? एक्रोपीटल समझ में आ गया? ओल्ड नीचे होगी, यंग ऊपर होगी। जैसे ये ऊपर बढ़ेगा ना, और तो ये वाली फिर बनेगी लीफ, फिर ये बनेगी। तो ये पुरानी है, ये नई है, इसको एक्रोपीटल बोलते हैं। अब इधर देख बेटा, इधर देख, यहां पर ध्यान से देख, ये जगह क्या है सर, ये स्टेम है, ये क्या है, लीफ। स्टेम और लीफ के इस गैप को बोलते हैं, ये जगह, इसको कहते हैं लीफ एक्सिल। क्या बोलते हैं, लीफ एक्सिल। ध्यान से देखियो, तो हमने एपिकल बड के बारे में बता दिया ये, ठीक है। अब हम बता रहे हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड कहां डेवलप करती है, देख बेटा, इस पे भी बात कर लेते हैं। इधर देख, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहां पे ध्यान से देख बच्चे, ये रूट है ऐसे, ये तेरे पास नोड है, ये देख पाओगे, इस नोड और इस नोड में गैप ज्यादा बड़ा है। भाई मुझे एक चीज बता, ये जगह क्या है सर, नोड। ये जगह क्या है, नोड। ये जगह क्या है, नोड। इस नोड और इस नोड में गैप ज्यादा बड़ा नहीं है, यहां गैप ज्यादा बड़ा है, सही है। यहां जो लीफ है ये बड़ी है थोड़ी, तो नोड पर क्या होती है, लीफ। ऐसे ही इस वाली नोड पर हमारे पास क्या है, लीफ। यहां पर जो बड बनेगी, ऐसी ही बड वो यहां भी बन सकती है ऐसे। इस वाली बड को हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड। अब मुझे सोच के बताओ, एक्सिलरी बड कहां डेवलप हुई है, कहां डेवलप हुई है, डेवलप ऑन नोड। कहां पर, एट लीफ एक्सिल। यहां तक समझ में आ रहा है? लीफ एक्सिल किसको कहते हैं, लीफ और स्टेम के बीच गैप को।
अब ये एक्सिलरी बड क्या बनाती है, सुन ध्यान से बेटा। एक्सिलरी बड ऐसे ग्रो कर जाती है, ऐसे ये वाली बड ऐसे ग्रो कर जाती है ऐसे, और ग्रो करके ब्रांच बनाती है। उस ब्रांच के टॉप पर एपिकल बड होती है ऐसे, ये वाली उस ब्रांच के ऊपर, और यहां पर भी क्या होंगी, नोड होंगी, और इस नोड पर भी क्या बनेंगी, लीफ बनेंगी। तो एक्सिलरी बड क्या देती है बेटा, कहां डेवलप होगी, नोड पर। कैसे, एट लीफ एक्सिल। किसमें डेवलप होगी, या तो ये डेवलप होती है किसमें, इनटू ब्रांच, या तो वो ब्रांच बनाती है या बनाती है फ्लावर। ये वाला समझ में आया, यस और नो बताओ। मेरे पास इस बड को क्या बोलोगे, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जब ग्रो करती है तो उसके टॉप पर एपिकल बड मिलती है। एपिकल बड कहां मिलेगी, ये मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम के टॉप पर मिलेगी। उसके अलावा कोई ब्रांच बनेगी, उसके टॉप पर एपिकल बड बनेगी, क्योंकि ब्रांच पर लीफ होती है, यस और नो बता। ब्रांच पर लीफ होती है, यस और नो बता। यस सर होती है। लीफ कहां से आई, कहां से आई लीफ, तो लीफ आई कहां से बेटा, एपिकल बड से। तो आपको यह समझना है कि ये जो एक्सिलरी बड है, ये जब ग्रो कर जाएगी तो ब्रांच बनाएगी। ब्रांच पर वैसे ही नोड बनते हुए चलेगा, ये नोड है, ये नोड है, और उसके टॉप पर क्या आ जाएगा, एपिकल बड आ जाएगा। यस और नो। अरे इतनी चीजें समझ में आ गई, बताओ, इतनी चीजें समझ में आ गई। क्लियर है। अपने घर के पास जाना, किसी पौधे को, प्लांट को टच करना, चेक करना, तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देख, इधर इधर ध्यान से देख। सदाबहार के पौधे में बहुत ब्रांच दिखती नहीं है, इसीलिए जो ये देख, ये देख, ये वाली जो एक्सिलरी बड है, ये फ्लावर बना रही है। नहीं तो आप अपने घर के पास में किसी प्लांट को देखोगे, ये एक्सिलरी बड यहां से ब्रांच निकाल देगी। समझ में आ रहा है, बोल बेटा। अब तू देख पा रहा, ऊपर छोटी लीफ है, ऊपर कैसी लीफ है, छोटी, नीचे वाली लीफ थोड़ी बड़ी है। तो मैं तुझे फिर दिखा रहा हूं, इधर ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे बेटा। ये नोड है और ये नोड है, ये लीफ और स्टेम, ये स्टेम के बीच में एक्सिलरी बड ये रही। यहां एक्सिलरी बड फ्लावर बना रही है, वैसे एक्सिलरी बड क्या बना सकती है, ब्रांच बना सकती है। यस और नो, यस और नो, बोल बेटा। अगर आप अपने घर के पास क्लियरली चेक करोगे तो चीजें दिखेंगी। पौधे को देखो ध्यान से कि उसके पे नोड पर क्या है, जहां लीफ बनी हुई है वो सारी नोड है। कई बार क्या होता है, एक नोड पे दो लीफ दिखती हैं, कई बार नोड बहुत पास पास होती है ऐसा लगता है, पर एक नोड पर नॉर्मली एक लीफ होती है। लीफ और स्टेम के बीच में क्या होगा, क्या होगा बेटा। तो क्या आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, एक लास्ट डायग्राम से चीजें क्लियर कर देते हैं। थोड़ा पौधा बड़ा हो गया है, इसकी ये रूट है, इधर देखेंगे मेरी तरफ सारे बच्चे, इसके टॉप पर कौन सी बड बना रहा हूं, ये कौन सी बड है। एक लास्ट डायग्राम बना रहा हूं, तू बताइए तुझे सारा समझ में आया कि नहीं। ये कौन सी बड है सर, ये एपिकल बड है। ठीक है, एक नोड ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। इस नोड पर ये लीफ बना रखी मैंने, इस नोड पर ये लीफ बना रखी है। एक लीफ इस नोड पर है,
ठीक है, यस और नो। यहां पर इस तरीके से ब्रांच बन सकती है, तो ब्रांच के टॉप पर क्या आएगी बता? ब्रांच के टॉप पर क्या आ सकती है सर? ब्रांच के टॉप पर क्या आएगी सर? एपिकल बड आएगी। कोई डाउट है इस बात में? इसी एपिकल बड की वजह से ये वाली लीफ बनी थी, ये वाली लीफ इसी की वजह से बनी थी। इधर देख ध्यान से, इस जगह को क्या बोलोगे? लीफ एक्सिल। इसको क्या बोलोगे? लीफ एक्सिल। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहां पर लीफ है, तो यहां पर जो बड होगी, कौन सी बड बोलेगा बेटा? इसको बोलेगा एक्सिलरी बड। हाँ भाई, एक्सिलरी बड। मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना। यहां एक्सिलरी बड थी, यहां थी, उसने ब्रांच बना लिया। जरूरी है कि यहां भी ब्रांच बने? क्या सारी एक्सिलरी बड हमेशा ब्रांच बनाए? नहीं जरूरत है बेटा। इतनी सारी ब्रांच बनेगी तो प्लांट वैसे ही गिर जाएगा, तो अपने हिसाब से बनाता, लेकिन जब भी बनाएगा यहीं से बनाएगा। एक्सिलरी बड से वो क्या बनाएगा? ब्रांच। और ब्रांच के टॉप पर एपिकल बड बनेगी। ये जो जगह है ना मेरे पास, ये जो जगह है, इसे लीफ एक्सिल कह रहे हैं इसे। ये जो जगह है ना, देख ध्यान से देख, कौन सी जगह? ये जगह, इसको कलर कर देता हूं। ये जो जगह है ना, ये, इसको लीफ एक्सिल कह रहे हैं। यहीं से बनेगी एक्सिलरी बड। अब मेरी बात समझ ध्यान से। मान ले एक ब्रांच ये बन गई, इस ब्रांच के टॉप पर कौन सी बड होगी? एपिकल बड। इस पर भी नोड होगी? यस सर, ऐसे नोड हो सकती है। उस नोड पर क्या होंगी सर? लीफ होंगी। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जिसकी एक्सिलरी बड अब क्या करती हैं? फ्लावर बनाने लगती हैं। ऐसे उसकी एक्सिलरी बड से फ्लावर बनने लगते हैं। ऐसे यहां पर बन गए फ्लावर। ऐसे ध्यान से समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब यहां पर जो एक्सिलरी बड थी, उसने ब्रांच नहीं बनाया, क्या बना दिया? फ्लावर बना दिया। यहां वाली ने क्या बना दिया? फ्लावर बना दिया। यहां वाली ने फ्लावर बना दिया। तो ये वाली ब्रांच को क्या बोलेगा तू? इसको कहेगा नॉर्मल ब्रांच है। नॉर्मल जिंदगी है। इस वाली ब्रांच को, ये वाली ब्रांच को मैं एक नाम दे देता हूं, फ्लोरल एक्सिस, क्योंकि इस पर क्या है? फ्लावर बन गए हैं। तो अगर मैं सिंपल बोलूं, एक्सिलरी बड क्या देगी? गिव लीफ। एक्सिलरी बड क्या देती है? ब्रांच या तो फ्लावर। क्या फ्लावर हमेशा बनता है? नहीं, सीजन के हिसाब से। मान लो, अब मुझे बता, ये वाला फ्लावर बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, और ये ऐसे ग्रो करती रहेगी, फ्लावर बनते चले जाएंगे। तो ऐसी स्पेशल ब्रांच जिसपे फ्लावर बनेगा, क्या लिखेगा उसे? फ्लोरल एक्सिस। आ रही है समझ? आ रही है समझ? नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? पहले समझ, पौधे को समझ, प्लांट को समझ। अगर तू प्लांट को समझेगा नहीं तो दिक्कत फंसेगी। क्योंकि मैं यहां पर दिखा पा रहा हूं, मुझे एक चीज बता जरा, ये क्या है? ये मेन स्टेम है। क्या मेन स्टेम पर भी फ्लावर बन सकते थे? बन तो रहे हैं। यहां बना लेंगे। मान ली यहां से निकल आए, कुछ छोटी सी ब्रांच निकल आए, उस पर फ्लावर आ जाए, या डायरेक्टली यहां फ्लावर आ सकते हैं, कोई मना ही थोड़ी है। क्या एक से ज्यादा बड बन सकती है? देख, दो दिख रही है तुझे बड, पर बड हमेशा किस पे बनेगी? नोड पर। तो बड दो तरह की है, एक टॉप पर एपिकल, और यहां वाली कौन सी है? ये वाली एक्सिलरी है। एक्सिलरी बड या तो ब्रांच बनाएगी या क्या बनाएगी? फ्लावर बनाएगी। अब मुझे एक चीज बता, मैं सारे से ही ब्रांच बना दूं तो झुंड नहीं हो जाएगा पूरा? इतना थोड़ी बनता है यार। क्या हो सकता है यहां से निकल आए, सिर्फ एक ही ब्रांच निकले? ये डिपेंड करता है प्लांट की जरूरत पे भी। अगर मैं इतनी सारी ब्रांच बना दूं ना, तो प्लांट इतना घना हो जाएगा कि ऊपर से कोई चीज गिरेगी, नीचे पहुंचेगी नहीं।
ठीक है, सही है। नोट करने दो, लिख ले। तुझे ये वाला लिखना है, ये भी लिखना है क्या? नहीं, ये वाला लिखना है, लिख ले। उसके बाद अगले वाला लिख ले। ये 2 स्लाइड लिख ले, तेरे लिए जरूरी है चीजों को समझना। ये 2 स्लाइड लिख बेटा जल्दी से। बेटा कल एमडी सर जो है आपका बायोटेक कराएंगे। मैं एक बार बता देता हूं आपको, बायोटेक स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने द्रोणा में अभी एक पार्ट पेंडिंग है, वो मैं दे दूंगा आपको। वो बायोटेक कराएंगे, और बायोटेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है बच्चे, समझ आना जरूरी है। अगर तू प्लांट को समझेगा नहीं ना, तो तेरे को दिक्कत होगी हमेशा। हमेशा दिक्कत होगी मॉर्फोलॉजी में। प्लांट को समझ कैसा दिखता है। तुझे ये समझ में आया है? ये सारी बातें, ये वाला समझ में आ गया? ये लिख लिया? बेटा बड अलग से पढ़ाऊंगा मैं। क्या रॉन्ग हो गया? क्या रॉन्ग हो गया बेटा? अच्छा, इसको ये एपिकल तो टॉप पर है। अरे ये ब्रांच के टॉप पर एपिकल बड है। तो मुझे एक चीज बता जरा, ये क्वेश्चन कर। क्वेश्चन दिख रहा है तुझे? बता भाई। क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? एक प्लांट है जिसमें 10 ब्रांच है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एपिकल बड कितनी होंगी? आंसर क्या आएगा? 10। भाई एक आंसर आएगा 11। कैसे? एक तो मेन स्टेम की ब्रांच होगी था, देख भाई इसमें कितनी ब्रांच है? एक और दो। तो एक एपिकल ये हो गई, एक एपिकल ये हो गई। उसके अलावा मेन स्टेम की भी तो एपिकल होगी। तो अगर 10 ब्रांच है तो मेन स्टेम की भी होगी, इसलिए आंसर 11 आ गया। ठीक है, बोल बेटा। यहां तक कोई डाउट है? अगली स्लाइड लिख ले जल्दी से, खत्म कर इसको, आगे चल रहे हैं। हाँ, बी आएगा आंसर उसका। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जल्दी कर लो बेटा। अच्छा, तुम्हें फ्लोरल एक्सिस का मतलब समझ में आया? फ्लोरल एक्सिस का मतलब, अच्छा शूट वर्ड किसको नहीं पता? शूट पता है सबको? शूट का मतलब होता है स्टेम या ब्रांच विच बियर लीफ, जिस पर क्या लगी हो? लीफ लगी हो। उसको अपने क्या नाम देते हैं? उसको शूट देते हैं। तो ऐसी ब्रांच या स्टेम जिस पर लीफ लगी हो उसे शूट बोलते हैं। नोड पता है सबको? दिस इज नोड। क्या ब्रांच पे नोड है? हाँ सर, ये रही नोड, ये रही नोड। ये क्या है? ये गैप। इसको बोलते हैं इंटरनोड। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाइए बेटा।
अब हमने जो बात कर रहे हैं हाउ फ्लावर डेवलप, एक्चुअली ये जो एक टॉपिक है ये समझाने के लिए है कि फ्लावर कैसे डेवलप होता है। ध्यान से देखना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये लिख लिया तुमने? ये लिख लिया यस और नो? जल्दी बता बेटा, फ्लावर कैसे डेवलप होता है वो बता रहा हूं। लिख लिया? फ्लोरल एक्सिस क्या है, मेरी बात सुन। ये ब्रांच है, हाँ सर, इस ये एक नॉर्मल ब्रांच होती तो ऐसी होती, लेकिन इस ब्रांच पर क्या लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसपे फ्लावर लगे हों उस ब्रांच को क्या बोलोगे, फ्लोरल एक्सिस बोलोगे। अब आओ फ्लावर कैसे डेवलप करता वो समझाएंगे, आगे चलेंगे। फ्लावर कैसे डेवलप करता वो समझा रहे हैं। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, पूरा पूरा। इसके ऊपर ये क्या है बेटा, एपिकल बर्ड है, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है, यहां पर नोड है। यहां क्या है सर, ये लीफ है। यहां क्या है, लीफ है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं आपको। मेरे पास यहां पर जो बर्ड आई उससे फ्लावर बन गया, ऐसे ये फ्लावर बन गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुनना समझना। अगर ये फ्लावर नहीं बनता तो यहां पर क्या बनती? इफ फ्लावर डेवलप नहीं होता, अगर फ्लावर डेवलप नहीं होता तो यहां पर क्या होता, बताना मुझे। यहां ब्रांच बनती? देन क्या बनती? इट डेवलप इनटू ब्रांच। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास ब्रांच बनती ऐसे, मेरे पास ब्रांच बनती तो ब्रांच पर क्या होता, बता बेटा। सर ब्रांच पर ऐसे नोड होती और इंटर नोड होती। समझ पा रहा है नहीं आ पा रहा, मेरी बात सुन ध्यान से। अगर फ्लावर नहीं डेवलप करता तो क्या बनती, यहां पर ब्रांच बनती। तो ब्रांच पर क्या होती, ऐसे नोड होती, नोड होती और क्या होती बेटा, इंटर नोड होती। यस और नो? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां पर फ्लावर बन गया, यहां पर फ्लावर बन गया। अगर फ्लावर नहीं बनता तो क्या बनती, ब्रांच बनती। तो अगर ब्रांच बनती तो ये बनता, और अगर मेरे पास फ्लावर बना है तो फ्लावर कैसे बना है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। फ्लावर कैसे बना है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ऐसा। ध्यान दे बेटा, फ्लावर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं क्या करा रहा हूं। मैं तुझे यह समझा रहा हूं कि अगर फ्लावर नहीं डेवलप करता तो ब्रांच बनती, अगर ब्रांच बनती तो ब्रांच में क्या होता, ब्रांच में क्या होता, नोड नोड इंटरनोड ऐसे स्ट्रक्चर होते। यस सर। हुआ क्या है, फ्लावर बनने के लिए ये नोड कंडेंस कर गई हैं। हमारे पास क्या हुआ है, सबसे पहले देख बेटा, इंटरनोड, इंटरनोड कंडेंस कर गई है। उससे क्या हुआ है, सारी नोड एक पॉइंट पे आ गई, कम एट वन पॉइंट। उससे क्या हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना है जिसे हमने थैलेमस बोला है, थैलेमस ऑफ फ्लावर डेवलप। मतलब क्या कह रहा हूं बेटा, मेरी बात समझ, में क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज बता, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं। मान ले आज तू वो बन जाए, क्रिकेट प्लेयर बन जाए, तो मैं कहता कि तू क्रिकेट प्लेयर नहीं बनता तो डॉक्टर बनता। ऐसा थोड़ी है तू पहले डॉक्टर बनेगा फिर क्रिकेट प्लेयर बनेगा, ऐसा नहीं है। मैं क्या बात बोल रहा हूं समझ ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं तू क्रिकेट प्लेयर बन गया, नहीं बनता तो डॉक्टर बनता। ऐसे ही क्या है,
अगर ब्रांच बन जाती तो ऐसे बनती, ब्रांच नहीं बनी तो क्या हुआ, ये इंटर नोड जो है वो हट गई, कंडेंस हो गई, उससे वो सारी नोड एक पॉइंट पर आ गई, सारी नोड क्या हो गई, एक पॉइंट पर आ गई। ऐसे सारी नोड किस पर आ गई, एक सेम पॉइंट पर सारी नोड आ गई ऐसे। और उसने एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, उसने एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जिसे हम थैलेमस बोल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस बोल रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो नीचे की स्टिक है, ये जो स्टिक है इसको अपने बोलते हैं पेडिसल, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थैलेमस। ये थैलेमस किससे बना हुआ है, अगर ब्रांच बनती वो नोड सारी यहां इकट्ठी हो गई ऐसी, और उन नोड ने इस थैलेमस पर एक सर्कल बना दिया ऐसे, इस तरीके से सर्कल बना दिया है। नोड क्या होते हैं, नोड वो जगह होती है जहां कुछ डिवाइडिंग सेल होते हैं, जहां से बड बन सकती है। तो हुआ क्या है कि ब्रांच नहीं बनी, ब्रांच ना बन के उसकी जगह क्या हुआ, इंटरनोड कंडेंस हो गई, सारी नोड एक पॉइंट पर आ गई, और उसने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसा थैलेमस। थैलेमस क्या है, ये सारी नोड एक पॉइंट पर आ गई हैं, और नोड जो है ऐसे सर्कल में लग गई हैं। मतलब ये हुआ बेटा, एक गोल सा स्ट्रक्चर बन गया जिसके ऊपर सर्कल में क्या लगी हुई है, नोड। अब क्या है, नोड पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो बाहर वाली नोड जो है वो सेपल बना देगी, अंदर वाली पेटल बना देगी। इस तरीके से फ्लावर डेवलप करेगा। हाँ या ना, समझ में आया, बोल भाई। देख थैलेमस किसे कहते हैं, ये देख, ये जो स्ट्रक्चर है ना जिसके ऊपर ये लगा हुआ है सारा, इसे थैलेमस कहते हैं। समझ आया नहीं आया, इसको एनसीईआरटी लिखती है, ऐसा नहीं मैं तुक्का पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी लिखती है। इन्फ्लोरेसेंस वाले टॉपिक में कि फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या हुआ, जो बड थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लावर वाली मेरिस्टेम में। इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई, इंटरनोड इलोंगेट होने का मतलब, इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई, द एक्सिस गेट कंडेंस, सारी नोड एक पॉइंट पर आ गई, और एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट, मतलब सारी नोड एक पॉइंट पर आ गई और एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो टॉप, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कह रहे हैं एपेक्स। एपेक्स क्या बनाएगा, फ्लोरल अपेंडेज, फ्लोरल अपेंडेज मतलब सेपल पेटल ये सारा बनाएगा, किसकी जगह, लीफ की जगह। नोड क्या बनाती, लीफ बनाती, लीफ ना बन के क्या बनेगा, सेपल पेटल बनेगा। यहां पर लिखा है कंडेंस, ये लिखा देख, यही पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, इसी शब्दों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे डेवलप करता है फ्लावर। मतलब क्या होता है, ब्रांच ना बन के ये सारी नोड एक पॉइंट पर आ जाती हैं, और नोड उस गोल से स्ट्रक्चर में सर्कल में लग जाती हैं। बाहर वाले सर्कल से हरा वाला पार्ट बनता है जिसे सेपल कहते हैं, अंदर वाले सर्कल से, अंदर वाला सर्कल मतलब ये, इससे पेटल बनती है। पहले कौन बनाएगी, बनेगी सेपल, पहले क्या बनती है, सेपल, इसलिए सेपल में फ्लावर बंद रहता है, हरे वाले पार्ट में फ्लावर बंद रहता है, वो पहले बनती है। उसके बाद क्या बनती है, पेटल। सेपल की ग्रोथ लिमिटेड है, पेटल की ग्रोथ ज्यादा है। अगर अंदर वाले पार्ट की ग्रोथ ज्यादा होगी तो फ्लावर खुल जाएगा। भाई फ्लावर क्यों खुलता है, सेपल पहले बन गई, ठीक है, उसने अंदर पेटल को दबा रखा है, जब पेटल ग्रो करेंगी तो सेपल खुल जाएंगी, यस और नो। शूट एपिकल मेरिस्टेम ये रही बेटा, देख मेरी बात सुन, शूट शब्द का मतलब समझ में आया, ये ब्रांच के टॉप पर ये शूट एपिकल है। मेरी बात समझ, यहां पे जो एक्सिलरी बड होती है उस पर एक एपिकल मेरिस्टेम होती है जो ये वाली होती है, उसे अपने क्या नाम देते हैं, शूट एपिकल। क्लियर है,
बेटा अभी मैंने वो नहीं पढ़ाया, इन्फ्लोरेसेंस नहीं पढ़ाया, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं फ्लावर कैसे बनता है। फ्लावर ऐसे बनता है कि तुम्हारे पास जो ब्रांच बननी थी उससे ये स्ट्रक्चर बन गया जिसे तुम थैलेमस कहते हो। थैलेमस की ये जो स्टिक होती है इसे पेडिसल कहते हैं। यहां पर ये डिवाइडिंग सेल है, ये देख, ये डिवाइडिंग सेल है, ये ऐसे सर्कल में लगे हुए हैं, फिर और डिवाइडिंग सेल सर्कल में। इस सर्कल को क्या कहते हैं? वर्ल। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगी मान ले सेपल। इससे क्या बनेगी? सेपल बनेगी। इस वाले से पेटल बनेगी। तो ये टॉप का पार्ट है, इसको एपेक्स कह रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? ये है थैलेमस, या इसको कोई नाम दे सकते हैं, रिसेप्टिकल। डन है? यहां तक समझ में आ गया? हाँ। और इस पर डिवाइडिंग सेल ऐसे गोलाई में लगे हुए हैं, इसलिए सेपल बनेगी पहले, फिर पेटल बनेगी, फिर स्टेमन बनेगा। जो पार्ट पहले बनेगा वो बड़ा होगा, इसलिए वो ग्रीन वाला पार्ट बड़ा होता है। फिर अंदर पेटल बनती है तो वो ग्रो करती है ज्यादा, इसलिए फ्लावर खुल जाता है। बेटा शूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब समझ। इस ब्रांच, ये ब्रांच बनने से पहले बड थी। देख, ये बड थी, मेरी बात समझ ध्यान से। ब्रांच बनने से पहले ये ऐसी बड थी। ये बड क्या बनाती? ब्रांच बनाती। तो ये वाली मेरिस्टेम थी शूट एपिकल। शूट एपिकल, ये बड एक्सिलरी है। एक्सिलरी क्यों है? पोजीशन के हिसाब से इसकी। ये तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये कन्वर्ट हो गई फ्लोरल मेरिस्टेम में, ये अलग मेरिस्टेम बन गए, ये फ्लावर बनाएगी। तो ये शूट एपिकल फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल गई। क्लियर है? ये कह रहे हैं भाई, मेरी बात सुन, यहां पर कौन सी बड होती है? एक्सिलरी बड थी, वो ब्रांच बनाती, तो उसकी जो मेरिस्टेम होती है उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। लेकिन वो बड एक्सिलरी होती है, यहां पर बनती है पोजीशन के हिसाब से। अब वो कन्वर्ट हो जाती है वो मेरिस्टेम जो फ्लावर के पार्ट्स बनाएगी, सेपल पेटल बनाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। यहां तक समझ में आ रहा है? आ जाती। आओ भाई, फैमिलीज क्या होता है? असली काम अब आया है। हाँ भाई, फैमिलीज क्या होता है? फैमिलीज फैमिलीज क्या होता है बेटा? देखो ध्यान सुनो, एक ग्रुप होता है किंगडम, उसके बाद होता है ग्रुप डिवीजन, फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फिर आता है ग्रुप जिसको फैमिली कहते हैं, ये रही फैमिली। फिर आता है जीनस, और फिर आता है स्पीशीज। ये क्लासिफिकेशन आप पढ़ते थे ऐसे। तो किंगडम बड़ा ग्रुप है, उसके बाद आता है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर। तो फैमिली क्या होता है बेटा? फैमिली एक बड़ी कैटेगरी होती है। फैमिली क्या होती है? एक लार्ज कैटेगरी होती है। इसमें जो प्लांट मिलते हैं ना, इसमें जो प्लांट्स मिलते हैं उनके वेजिटेटिव फीचर कुछ सिमिलर होते हैं, पर रिप्रोडक्टिव फीचर मोस्टली सिमिलर होते हैं।
रिप्रोडक्टिव फीचर का मतलब फ्लावर, फ्रूट, ये मोस्टली सिमिलर होते हैं। सीड, ये मोस्टली सिमिलर होते हैं। तो फैमिली क्या होती है? एक बड़ी कैटेगरी होती है, ग्रुप होता है, उसके अंदर जीनस आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल में लिखता हूं आपको कि मान लो मेरे पास है पी की फैमिली। पी की फैमिली का नाम है फेबेसिएई। क्या नाम है? फेबेसिएई नाम है। तो उसके अंदर ये जो पी है, पी का साइंटिफिक नाम होता है पाइजम। तो ये क्या दे रखा है? ये जीनस दे रखा है। तो फेबेसिएई फैमिली में पी आ गया, स्वीट पी आ गया। तो ये सारे जीनस है, एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी फैमिली है वो एक बड़ी कैटेगरी होती है, इसके बाद आती है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर के बाद आती है। जो फैमिली होती है उसके अंदर जो वेजिटेटिव फीचर होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, उसमें कुछ समानता होती है। लेकिन फ्लावर, फ्रूट और सीड में जो भी सेम फैमिलीज में आते हैं उसमें बहुत ज्यादा समानता होती है। अगर मैं आपको कहता हूं पोटैटो टोमेटो की फैमिली सेम है, इसका मतलब क्या है कि फैमिली एक ऐसी कैटेगरी है, ग्रुप है, वो पोटैटो और टोमेटो की सेम है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जैसा फ्लावर पोटैटो का होगा वैसा ही फ्लावर टोमेटो का होगा, मिलता जुलता होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? तो फैमिली एक बड़ी कैटेगरी होती है। वेजिटेटिव फीचर का मतलब होता है रूट, स्टेम, लीफ, उसमें कुछ सिमिलैरिटी है, पर फ्लावर, फ्रूट और सीड में मोस्टली सिमिलैरिटी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने आपको बताया कि पी की फैमिली में यह फीचर है, तो स्वीट पी में, उसके अलावा सोयाबीन में, जो इस फैमिली में आते हैं, सब में सेम फीचर होगा। जैसे मान लो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है, तो मार्केंशिया में भी है, स्फेगनम में भी है, फ्यूनेरिया में भी है। तो किसी ग्रुप का मैंने एक फीचर पढ़ा दिया तो पूरे फीचर के लिए एप्लीकेबल हो गया ना। ऐसे ही प्लांट, इसमें क्या नाम है, एंजियोस्पर्म में फैमिली एक ग्रुप होता है, उसमें आपको एक फीचर पढ़ाया जाएगा, पूरी फैमिली में वो सेम रहेगा। आ रही बात समझ? कह रहे सर हैंड रेज करके क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वो कनेक्ट कर सकते हैं बाय कॉल, पर मैं कॉल से कनेक्ट नहीं करूंगा आपसे। हो गया बेटा? ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अब फैमिलीज के नाम याद करने हैं। 4 फैमिलीज है, उसके एग्जाम्पल याद करने हैं। पहली फैमिली है मस्टर्ड की फैमिली। किसकी फैमिली है? मस्टर्ड की। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यहां लिख देता हूं दोबारा से। मस्टर्ड, नोट कर लो बेटा, हेडिंग डालो 4 इंपॉर्टेंट फैमिली।
मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर। सर जैसे आपने प्लांट किंगडम के याद करवाए थे वैसे ही करने? हाँ बिल्कुल वैसे ही। एक और फैमिली है, उसे फैबेसियाई कहते हैं। फैबेसी में क्या आएगा? ग्राम। ग्राम किसे कहते हैं? चने को। अरहर दाल है, मूंग सेम, सोयाबीन, सिसबानिया, मुलेठी, ग्राउंडनट, ट्राइफोलियम, इंडिगोफेरा, ल्यूपिन, सनहैम, स्वीट पी। सिसबानिया लिखा हुआ है? यस, नोट करो बेटा। ये कौन सी फैमिली है? फैबेसियाई। फैबेसियाई किसकी फैमिली है? मटर की, पी की फैमिली है। तो इसमें पी लिखा है? नहीं, पी भी लिख देते हैं। पी को कहते हैं पाइजम। नोट करो एग्जांपल जल्दी से, जल्दी नोट कर बेटा। सनहेम्प क्या होता है? सनहेम्प क्या होता है बेटा? सनहेम्प होता है एक तरीके का, कर देते हैं, अब दिख रहा है? नोट करो जल्दी से। ट्राइफोलियम बेटा वो है एक तरह का फॉडर होता है, फॉडर फॉडर। सनहेम्प से फाइबर मिलता है। बीन होगा? बीन नहीं है इसमें, बीन लिख लो, बीन भी लिख लो। नोट कर लो बेटा, नोट करो। लिख लिया सबने? नोट कर लिया? आपने क्या एडिंग डालनी है? 4 इंपॉर्टेंट फैमिलीज। क्या एडिंग डालनी है? 4 इंपॉर्टेंट फैमिलीज। एग्जाम्पल मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों, इसका एक और नाम है ब्रासिका, वो साइंटिफिक नेम है। कैबेज, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर, 5 इसमें है। ग्राम, अरहर, मूंग सेम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सनैम, बीन सेम एक ही है। सिसबानिया, इंडिगोफेरा क्या होता है? नील, नील की खेती होती थी ना, वो नील है ये। सनहैम्प, स्वीट पी, ल्यूपिन, ट्राइफोलियम। नोट करो बेटा, नोट करो। जल्दी से नोट करो। बेटा इतनी जल्दी से कैसे नोट कर लेते हैं? हाथ से, जल्दी करना। तुझे याद भी करना है। जिन्होंने नोट कर लिया रफ में लिखना शुरू कर दो, याद करना ही है। इसको याद करे बिना कोई फायदा नहीं होगा, ना पढ़ा सकते हैं ना फायदा है। इसको याद करे बिना आपको कोई मॉर्फोलॉजी नहीं आएगी, जीरो मॉर्फोलॉजी। ठीक है बेटा, इस पे आ जाओ, ये लिख लो। अब ये लिखो बेटा, सोलेनेसी किसकी फैमिली है? पोटैटो की फैमिली है। किसकी फैमिली है? पोटैटो की। जिस बच्चे को ईमानदारी से मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चंस
3 से 4 सेकंड में बनाने हैं, क्योंकि ये चैप्टर के मुश्किल क्वेश्चन आएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। वो इन एग्जाम्पल को 10 से 15 बार लिख कर याद करके लाएगा। ये लिली की फैमिली है। देखो मैं पढ़ देता हूं। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, बेलाडोना धतूरा का नाम है, अश्वगंधा, टोबैको, पेटूनिया और मकोई। मकोई का साइंटिफिक नाम है सोलेनम नाइग्रम, ये नाम है। लिली जो है एक मोनोकोट है, बाकी के सारे डाइकोट है। क्लियर है? ये भी क्या है बेटा? डाइकोट है। आपको बताया था डाइकोट मोनोकोट, ये भी क्या है? डाइकोट है। तो इसमें मोनोकोट सिर्फ कौन है? लिली है हमारे पास। नोट करिए बेटा जल्दी से। एक कह रहा है सर जिंजर, एक कह रहा है सर अगर हम याद ना करें कुछ शॉर्ट फॉर्म बना ले, क्वेश्चन ही बनेगा बेटा तेरे से, तो शॉर्ट फॉर्म ही बनाता रहिए जीवन भर, क्योंकि हमारे मास्टर ने कहा था शॉर्ट फॉर्म बना लो। मैं बताऊंगा जहां बनानी है, पर मुझे बताओ प्लांट किंगडम अगर हम डायरेक्ट याद करा हुआ है, समझा हुआ है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं और 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। तुम देखोगे तुरंत बनेगा तुमसे। क्वेश्चन कैसे आएगा? फीचर आएंगे, उस फीचर से एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, बेलाडोना। क्या पोटैटो में फ्लावर होते हैं? यस होते हैं। जल्दी नोट करें बेटा, जल्दी नोट करें। आज आपको जो हो जाएगा डोपा जाएगा, उसमें यही क्वेश्चन जाएंगे कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जाएंगे, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फैमिली के आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्व करना आपने। सर ग्लोरियोसा फ्लावर आता है बेटा, ग्लोरियोसा का, ग्लोरियोसा का फूल आता है, फ्लावर सजाने के काम आता है। सर हम सिर्फ याद कर लें? हां, बेलाडोना मेडिसिन है, धतूरा एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज होता है। नोट कर लिया सबने? अरे नोट कर लिया? नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कम से कम 2.5 घंटे के आसपास की पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको ऐसे वाले 5 क्वेश्चन दूंगा, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, डोपा की जगह उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये फैमिली पर बेस्ड होंगे। अगर जिस बच्चे को फैमिलीज के एग्जांपल डायरेक्ट याद नहीं है, जैसे ही मैं बोलूं बेलाडोना, उसके दिमाग में बैठना चाहिए कि वो लिलिएसी का है। लिलिएसी का है? नहीं, सोलेनेसी का है। इंडिगो फेरा बोलूं, फैबेसियाई है। कैबेज बोलूं, ब्रासिकेसियाई है। उस बच्चे के साथ दिक्कत है, नहीं आएगा उसको। कल नहीं है बेटा, परसों है ना क्लास तो आपकी। हाँ, इस बार संडे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। आज एसीपी सर की क्लास नहीं हुई, जिनकी नहीं हुई वो देख लेना। ठीक है? क्योंकि इसके आगे नहीं कराएंगे, पहले आप एग्जांपल्स याद करो। कल तक एग्जांपल मुझे रटे हुए चाहिए बिल्कुल, कल मतलब परसों, नेक्स्ट क्लास तक आपको, मतलब हम लोग जो टाइम लगाएंगे वो इन्हीं एग्जांपल को लेके ज्यादा है। अगर आ जाते हैं एग्जांपल तो आप क्वेश्चन बनाते हुए चले जाओगे, एकदम मक्खन की तरह सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। कर लेंगे? अरे कर लोगे? हाँ ठीक है, ठीक है। सेशन एंड कर रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको इस तरीके के, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखो ऐसे,
फ्यू एग्जांपल्स लिख दूंगा, उसमें से आपको फैमिली के आइडेंटिफाई करने हैं। ऐसे मैं आपको 3-5 क्वेश्चन दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना एग्जांपल याद करने के बाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, वहां से आगे पढ़ेंगे। बाय। हाँ भाई, प्लांट किंगडम की पीडीएफ डाल दी है वर्कशीट की, मक्कारी नहीं करेगा कोई। कल प्लांट किंगडम पे पूरी मेहनत करनी है।